Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 10th of October 2021. तो गाइज आज है तारीख 10 अक्टूबर 2021 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है टोरस स्ट्रेट को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, कौन से बड़े बड़े एरियाज़ को कनेक्ट करता है, इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, अच्छे से मैप में देखना। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2003 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। आप लोगों को मालूम होगा डेली बेसिस पर हम लोग एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन था वाटरफॉल विक्टोरिया इज एसोसिएटेड विद द रिवर। यहाँ पे आपको बताना है ये जो वाटरफॉल विक्टोरिया है ये कौन से रिवर से एसोसिएटेड है। नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, अमेजोन, मिसोरी, सेंट लॉरेंस या फिर जम्बेजी। सही आंसर सर्च करना, नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना। बाय द वे जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप लोग देख सकते हो। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, लेकिन उससे पहले आज है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। आप लोगों को मालूम होगा जितने भी लोग यहाँ पर एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं वीडियो लेकर आ सकूँ जो भी यहाँ पर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसके ऊपर मेरी कोशिश रहेगी मैं बहुत पहले वीडियो अपलोड कर सकूँ, अच्छे से एनालाइज करके दिखा सकूं कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, तो उसका इंतजार भी आज रहने वाला है। तो जो पहला आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, एक चीज़ और, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत इश्यूज़ थे, जैसे कि आइज़ की स्वेलिंग इश्यूज़ हो गया, सोर थ्रोट का इशू था, तो अभी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रिकवरी देखने को मिल रहा है। आज हम लोग अपने पेंडिंग आर्टिकल्स को भी कवर करने वाले हैं। आपको मालूम होगा पिछले कुछ एडिटोरियल हमारे पेंडिंग रह गए थे, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग संडे का ये फ्रंट पेज डिस्कस करेंगे बस, बाकी सारे हम लोग अपने पेंडिंग आर्टिकल्स जो है वो कवर करने वाले हैं, क्योंकि फ्रंट पेज पर ये आर्टिकल और एक और आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या हुआ है, कंट्रीज़ ने मिलकर एक तरीके से अब यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि जो मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है वो 15% लगाया जाएगा। अब ये आपको याद होगा हमने कुछ डिस्कस किया था इस आर्टिकल के रिगार्डिंग, मैंने आपको पूरा का पूरा ये आर्टिकल समझा रखा है। ये मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% क्यों लगाया जा रहा है, किसके द्वारा लगाया जा रहा है, और यहाँ पर इससे क्या फ़ायदा होगा, ये सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मैं फिर से बताता हूँ, तो एक एक करके सुनते रहना। आर्टिकल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग अपने सिलेबस से इस आर्टिकल को रिलेट करेंगे तो जीएस पेपर 2 प्लस जीएस पेपर 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इस आर्टिकल में एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा हो रही है, G7 के बारे में, G20 के बारे में। तो यहाँ पर ये तो हमारा टॉपिक हो गया इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हमारे सिलेबस में एक पॉइंट ये भी है। प्लस इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं न्यूज़ में क्यों था ये, तो हाल ही में भी यहाँ पर चर्चा में था, क्योंकि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, लगभग यहाँ पर जो G7 कंट्रीज़ के सारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने मिलकर डिसाइड किया था कि हम लोग ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगाएंगे। होता क्या है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो यहाँ पर ये हो गया इधर यूएस, इधर हो गया इंडिया। अब मान लो यहाँ पर हो गई एक कंपनी जिसको हम लोग गूगल ले लेते हैं, गूगल कंपनी हो गई, और इधर एक कंट्री हो गई सपोज आयरलैंड हो गया, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पर जो हमारी कंट्रीज़ हैं इधर हम लोग टैक्स रेट थोड़ा सा ज़्यादा लगा रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, लगभग आप कह सकते हो कि ये जो गूगल कंपनी है यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसको क्या पसंद रहेगा, इसको पसंद ये रहेगा कि मेरी कंपनी ऐसी कंट्री में हो यहाँ जहाँ पर टैक्स रेट बहुत कम हो, या फिर मुझे टैक्स बहुत कम देना पड़े और मेरा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो। ऑब्वियसली बात है, हर किसी का मतलब यही एम रहता है कि यार मैं टैक्स कम से कम दूँ, प्लस मेरे पास ज़्यादा पैसा बच जाए, मैं अपना प्रॉफिट जनरेशन ज़्यादा करूँ। ऐसी हर कंपनी सोचती है, तो ऐसा यहाँ पर कॉर्पोरेट ये जो कंपनीज़ है ये भी सोचती हैं। होता क्या है, मान लो जैसे इंडिया, यूएस, यहाँ सभी जगह पर टैक्स रेट लगभग मैं सपोज मान
मान लो 20% टैक्स रेट है। लेकिन उसी तरफ अगर हम बात करें, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनको टैक्स हेवन कंट्रीज़ बोला जाता है, वहाँ पर टैक्स रेट बहुत ही कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरलैंड का एग्जांपल है, जैसे कि मान लो यहाँ पर सपोज 5% टैक्स है, तो क्या होगा, ये गूगल कंपनी कहाँ पर जाना मतलब अच्छा समझेगी? ऑब्वियस ही बात है, वो कहेगी कि हाँ, जो मेरा हेडक्वार्टर है या फिर जो मेरी भी मेन अर्निंग्स है वो सब मैं कहाँ पर सेंड करूँ, मैं सब सेंड करूँ आयरलैंड के अंदर, क्योंकि वहाँ पर मुझे 5% टैक्स देना है। और यहाँ पर जो 5% टैक्स देंगे तो हमारा जो अमाउंट है बाकी वो बचेगा। अगर ये कंपनी सोचेगी यार मैं यूएस के अंदर अपना मेन क्वार्टर रखूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पर भेजूंगा, इंडिया के अंदर भेजूंगा, तो यहाँ पर 20% टैक्स देना पड़ेगा, तो यहाँ पर पैसा उनका थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, कंपनीज ये सोचती हैं कि हम लोग टैक्स हेवन कंट्रीज़ में जाएं, जिन कंट्रीज़ जो कि कंट्रीज़ बहुत कम टैक्स लगा रही है वहाँ पर अपना रेवेन्यू को शिफ्ट करें, ये मेन फोकस रहता है। तो क्या हुआ, इसी चीज़ की वजह से आज के टाइम पर यूएस हो गया या बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गई, इंडिया हो गया, हमारे पास टैक्स रेवेन्यू आ ही नहीं पा रहा है। सारी सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, लेकिन हमारे पास टैक्स रेवेन्यू आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि होता क्या है, ये अपना ज़्यादातर रेवेन्यू शेयर उन कंट्रीज़ के अंदर भेज देते हैं और उन कंट्रीज़ के अंदर टैक्स बहुत कम लगता है। ये यहाँ पर देखने को मिलता है पूरा का पूरा सिनेरियो। तो अब इन सब चीज़ों को देखते हुए जो G7 कंट्रीज़ है या फिर आप कह सकते हो G20 कंट्रीज़ है, इन सब ने मिलकर एग्री कर लिया है कि हम लोग मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% तो लगाएंगे ही लगाएंगे। मतलब इसका क्या है, अभी मैं फिर से लेता हूँ, यूएस, इंडिया और आयरलैंड। इसका मतलब यह है कि मान लो इंडिया और यूएस के अंदर 15% टैक्स था, 15% टैक्स है, गूगल कंपनी यहाँ पर 15% टैक्स देगी, तो आयरलैंड के अंदर भी यहाँ पर 15% टैक्स ही देगी। जो मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है वो 15% होगा, 15% से आप कम नहीं कर सकते हो, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ और है, मान लो आयरलैंड फिर भी 15% से कम ही करता है, मतलब 10% रखता है, तो कोई बात नहीं, ये जो कंपनी है इसकी जो भी होम कंट्री होगी, मान लो गूगल है, गूगल की होम कंट्री क्या है, यूएस, यूएस इसके अंदर इस कंपनी के ऊपर 5% और लगा देगा। ठीक है, तो जो 5% वो यूएस रख लेगा। इससे अच्छा क्या होगा, इससे अच्छा आयरलैंड पूरा 15% लगाएगी। तो यही फोकस रखा गया है कि अब यहां पर मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% होने वाला है, इसी वजह से यहां पर इसको मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% करके डील को बोला गया है। एक ग्लोबल पैक्ट यहां पर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब कंट्रीज यहां पर फोकस करेंगी कि हर कंट्री के पास यहां पर रेवेन्यू इक्वलाइजेशन के तौर पर आए। ठीक है, तो यह है मेजरली पूरा का पूरा आर्टिकल। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। इस पिक्चर के माध्यम से मैं दो तीन चीज़ें और क्लियर कर देता हूं, क्योंकि इस पैक्ट को कुछ कंट्रीज़ ने साइन किया है और अभी भी कुछ कंट्रीज़ ने साइन नहीं किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंट्रीज़ हैं वो इस ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट को चलाने वाली हैं। एटलीस्ट 15% तो कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा ही लगेगा, इससे कम नहीं लगाओगे। इससे कम लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनी की होम कंट्री होगी वो पैसा लगा के कमा लेगी, तो इससे अच्छा आपको लगाना पड़ेगा। तो 15% मिनिमम टैक्स हो गया। और देखो यहाँ पर इन कंपनीज को बोला गया है जो कि बहुत बड़ी कंपनीज हैं, जिनका एनुअल रेवेन्यू लगभग $864 बिलियन से ज़्यादा का है, उन कंपनीज के ऊपर यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई है, ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हो। एक चीज़ और ये क्या है कि होता क्या है यहाँ पर, मैंने जैसा आपको सीधा सीधा बताया था अभी कि मान लो कोई कंट्री अभी भी लगभग 10% लगाने की कोशिश करती है कि हम लोग 10% लगाएंगे, अभी भी हमारे पास यहाँ पर कंपनीज आएंगी, तो ऐसा तब भी नहीं होगा, क्योंकि 10% लगाओगे तब भी यहाँ पर जैसे गूगल के ऊपर आप 10% लगा रहे हो तो कोई बात नहीं, तब भी क्या होगा, जो गूगल की होम कंट्री मान लो यूएस है, इस पर एक्स्ट्रा 5% यूएस लगा देगा, तो वो जो 5% वो यूएस कमा लेगा। इससे अच्छा आप सोचोगे यार यूएस की बजाय हम ही लगा दे 5%, हम ही 15% कमा लें। तो ये एक चीज़ ये भी देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर डिफाइन किया गया, मैंने आपको बता दिया। 140 कंट्रीज मिलकर यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुकी हैं और 136 कंट्रीज का सपोर्ट है। अभी भी यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज ने इसको साइन नहीं किया है, तो वो है कीनिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये आप लोग देख पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। देखो यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में आपके और आ रही होगी, ये लोग कम टैक्स क्यों लगा रहे हैं, यानी कि जो टैक्स हेवन कंट्रीज है वो कम टैक्स क्यों लगा रही है, क्यों? इसके पीछे का एक रीज़न है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। जब आपके यहाँ टैक्स कम रहेगा तो बड़ी बड़ी कंपनीज वहीं पर भागेंगी, वहीं पर अपना रेवेन्यू को शिफ्ट करेंगी। ऑब्वियस सी बात है, टैक्स हर कोई कम देने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर क्या होगा, कंपनीज वहाँ पर भागने की कोशिश करेंगी जहाँ पर टैक्स कम होगा। तो इससे क्या हो रहा है, दूसरी कंट्रीज को, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है उनको नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर ये मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट 15% लाया गया। अब यहाँ पर पूरी तरह से इसको अप्रूवल मिल चुका है, G20 रेडी हो चुका है, G7 रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया इस आर्टिकल को। अब दो इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं, G7 और G20 एग्जैक्टली क्या है, इन कंट्रीज़ के अंदर नेशंस कौन कौन से हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वाला पिक्चर अपने आप सेव करके रख लेना, आप लोग टेलीग्राम पर मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। इस पिक्चर के अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो G7 कंट्रीज़ के अंदर 7 कंट्री है, G8 के अंदर 8 हुआ करती थी और G20 के अंदर आज के टाइम पर 20 कंट्रीज़ हैं। G7 के अंदर 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी है, तो वो 7 कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान। ट्रिक्स जो है मैं बता चुका हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना इसके बारे में, ट्रिक्स G7 की।
उसके बाद देखो आप कहोगे हाँ G7 कंट्री तो हमें पता है, G7 कंट्री आज के टाइम पर जो G7 ग्रुप पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये आज के टाइम पर एग्जिस्ट करता है। लेकिन बात करते हैं G20 ग्रुप की, सॉरी G8 के, तो यहाँ पर ये सातों कंट्रीज रहती हैं G8 ग्रुप्स के अंदर, तो ये सातों कंट्रीज हैं प्लस रशिया भी है। अब होता क्या है कि G8 कंट्रीज आज के टाइम पर मानी नहीं जाती है, क्यों? क्योंकि रशिया क्या करता है, साल 2014 में एक क्रीमिया वाला रीजन होता है उसको हथिया लेता है, मैंने आप लोगों को समझा रखा है पहले भी, तो उसकी वजह से इसको इस ग्रुपिंग से निकाल दिया जाता है। तो उसके बाद पहले तो G8 हुआ करता था, बाद में G7 कंट्रीज बन जाता है। अब बात करते हैं G20 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो G20 के अंदर G7 वाली सातों कंट्रीज हैं प्लस रशिया भी है और बाकी सारी आपको ये कंट्रीज भी देखने को मिलेगी। तो G20 के अंदर भारत भी है, ये आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। तो ये आप लोग को क्लियर रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था 2020 के प्रीलिम्स में G20 के नेशंस के बारे में, ठीक है। तो कंट्रीज का, मेंबर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हमें यूपीएससी ने सिलेबस दे रखा है, सिलेबस का हमारे पार्ट है, तो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो वहाँ से आप लोग इसको रिलेट करना पड़ेगा। उसके बाद एक आर्टिकल आप लोगों को ये वाला देखने को मिल रहा होगा, आज का दूसरा फ्रंट पेज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो एक स्टडी पब्लिश हुई है और स्टडी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आज के टाइम पर जो बर्फ़ है वो बहुत कम आ रही है। अब इसके पीछे का एकमात्र रीज़न आप सबको समझ में आ गया होगा, वो है क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से यहाँ पर लेस स्नोफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर लगातार, अगर हम बात करें पिछले 10 सालों के अंदर, लगातार जो स्नोफॉल है वो कंप्लीटली डिक्रीज होता हुआ नजर आया है, और ये ट्रिगर्ड हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज इकलौता यहाँ पर इसके पीछे का रीज़न आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ये स्टडी पब्लिश करी गई है। और ये कंडक्ट किसके थ्रू की गई थी? तो कंडक्ट की गई थी स्टेट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज, साथ ही साथ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, इन लोगों ने मिलकर यहाँ पर इसको कंडक्ट किया और सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल किया गया है। जितनी भी मेजर रिवर बेसिन्स थी, जैसे कि सतलज हो गया, रावी, चेनाब और बीस, ये जितने भी रिवर्स हैं, ब्यास, ठीक है, यहाँ पर इन सब में विटनेस किया गया कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। जो स्नो है वो लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है। 2020-21 के अंदर और ज़्यादा कम हुआ। इसको हम लगातार कंपेयर कर रहे हैं साल 2014 से 2010 से, तो लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर रिसर्चर्स कहते क्या हैं? रिसर्चर्स बोलते हैं कि देखो इसके पीछे का एकमात्र जो रीज़न है जिसकी वजह से आज के टाइम पर स्नोफॉल कम हो रहा है, वो है क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हमारा जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है, इसकी वजह से बर्फ़ भी पिघल रही है और हमारे पास बर्फ़ आ ही नहीं रही है। और इनफैक्ट क्या है, विंटर की बजाय समर वाले जो सीजन्स हैं वो ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, समर के मंथ ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। ये क्लियरली बताया गया। जो क्लाइमेट पैटर्न है वो काफ़ी हद तक गड़बड़ा गया है पूरे दुनिया के लेवल पर, वो लगातार तेजी से चेंज हो रहा है। रीज़न क्या है? आप लोग पेड़ की कटाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, रैपिड डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और लगातार कंस्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है। चाहे कोई सा भी एरिया देखो, लगातार बिल्डिंग्स बन रही हैं, फॉरेस्ट काट काट कर घर बनाए जा रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन लगातार बढ़ रहा है। और भी बहुत सारी अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही है जिसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है, और एनवायरमेंट उसी प्रकार से हमें वापसी में ये जवाब दे रहा है। ये आप लोग देख पाओगे, ठीक है, कि विंटर यहाँ पर एक तरीके से खत्म हो जाएंगे और समर ही समर रह जाएगा अगर ऐसा रहा तो, ठीक है, क्योंकि लगातार यहाँ पे गर्मी बढ़ती जाएगी, तो एक तरीके से क्लाइमेट चेंज का बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, ऐसे हमारे एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है। ओके ना, उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल और है इसी पेज पर, ये आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल में बात हो रही है इंडिया और चाइना के बीच में। तो अभी इंडिया और चाइना ने मिलकर शेड्यूल कर लिया है 13वां लेवल का राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल के बीच में बातचीत होने वाली है संडे में, मतलब आज यहाँ पर बातचीत होगी, और बातचीत होने के बाद आज डिस्कशन करेंगे, फाइनल करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो देखो ये आर्टिकल कल वापस से पब्लिश होगा, अभी इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तो जब ये वापस से कल पब्लिश होने वाला है, क्या क्या डिस्कशन हुआ है उसमें हम लोग को पता चलेगा कि आपस में इन्होंने क्या क्या बातचीत करी है, ठीक है। ये वाला आर्टिकल जो मैंने आपको पढ़ाया था ये आपका क्लाइमेट से रिलेटेड है, मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड। जीएस पेपर 3 के अंदर आपका एनवायरमेंट का सेक्शन आता है, वहां से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। अब हम लोग फटाफट अपने पेंडिंग वाले एडिटोरियल्स पर आते हैं, जो भी हमने पहले पिछला छोड़ दिया था। पिछले हफ्ते में हमारे काफ़ी सारे एडिटोरियल्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, कुछ इश्यूज़ की वजह से, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से नहीं पढ़ा पाया था, उनको हम लोग फटाफट कवर करेंगे ताकि हमारा बैकलॉग खत्म हो जाए और टेंशन पूरी तरह से खत्म हो जाए आप लोगों की, है ना। चलो ना, सबसे पहले थर्सडे के हमारे कुछ एडिटोरियल्स रह गए थे। यहाँ पर जो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू भी देखने पड़ता है, पॉइंट ऑफ व्यू किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल आपको ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। रोड एक्सीडेंट्स के बारे में चर्चा हो रही है। उसके बाद एक आर्टिकल ये वाला है, नोबेल प्राइजेस दिए जा रहे हैं। अभी यहाँ पर ये इस आर्टिकल में बताया गया था कि जो मेडिसिन की कैटेगरी है वहाँ पर नोबेल प्राइज़ दिया गया 2 व्यक्तियों को, इसको हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करेंगे।
ये एडिटोरियल आया था। फिर उसके बाद एक एडिटोरियल ये था, आज के टाइम पर WTO की इंपॉर्टेंस कैसे खत्म हो रही है, उसको हम लोग कैसे रिन्यू कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया। एक अच्छा आर्टिकल था ये वाला। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा, रोड एक्सीडेंट्स को हम लोग कम कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर रोड एक्सीडेंट्स काफ़ी देखने को मिलेंगे, तो ये इसके भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एडिटोरियल हम लोग यहाँ पे ये कवर करते हैं, रिकग्नाइजिंग अल्ट्रिज्म करके। देखो यहाँ पे बताया गया गुड सैमरिटन, जहाँ पर अच्छे लोग कौन है, जो कि एक तरीके से एक्सीडेंटल डेथ को कम कर सके। होता क्या है, देखो मैं आपको टू द पॉइंट पहले बात बताता हूँ इस एडिटोरियल के बारे में। देखो पहले क्या हुआ करता था, कोई किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, अगर कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति जाता था उस एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को, जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है, उसको बचाने की कोशिश करता था, उसको हॉस्पिटल लेकर जाता था, तो इसी व्यक्ति के खिलाफ, जिसने बचाया है, उसके खिलाफ बहुत सारी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होने लगती थी। पुलिस वाले पूछने लगते थे, डॉक्टर्स पूछने लगते थे, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन होती थी। तो क्या होता था फिर उसके बाद से, क्या होने लगा कि किसी भी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो कोई उसकी मदद ही नहीं कर रहा था। ऐसी चीज़ें हम लोग देख रहे थे। नाउ अब क्या हुआ, अब यहाँ पर जो भी व्यक्ति किसी की मदद करेगा, मान लो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, अगर दूसरा व्यक्ति जाकर उसकी मदद करता है तो उसको एक तरीके से यहाँ पर काफ़ी कुछ एक तरीके से सम्मान मिलेगा, साथ ही साथ काफ़ी कुछ यहाँ पर सरकार की तरफ से मिलने वाला है। तो आप कह सकते हो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जिनकी जो एक्सीडेंटल डेथ है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया, तो गुड सैमरिटन और बैड सैमरिटन्स को यहाँ पर बताया गया है, ये आप लोग देख सकते हो। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का। ये लोग क्या करेंगे, जो गुड सैमरिटन्स होंगे उनको अवार्ड देंगे। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचाता है, मान लो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी जान बचाता है, तो यहाँ पर जो भी जान बचाएगा उसको एक प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, आप कह सकते हो काफ़ी अच्छा अमाउंट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर एक्सीडेंटल डेथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इंडिया लगभग टॉप 20 नेशन में तीसरे नंबर पर आता है, जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो रहे हैं और हाईएस्ट नंबर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अगर हम इसे कंपेयर करें यूएस, जापान, तब भी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर डेथ की बात करें तो डेथ भारत के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम बात करें कि जो कोविड-19 है, कोविड-19 में थोड़ा सा ये रेशियो कम हुआ था, क्योंकि कोविड-19 में ऑब्वियस सी बात है लोगों की मोबिलिटी भी कम हुई थी। मोबिलिटी मतलब यहाँ पर लोगों ने एक तरीके से ट्रैवल वगैरह कम किया था लॉकडाउन की वजह से, तो थोड़ा सा कम हुआ था। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तब भी डेटा ज़्यादा ही था। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इसका डेटा बताता है कि लगभग 1,33,715 लोगों की जान गई है और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर एक तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिला है। तो इन सब चीज़ों के अंदर क्या हुआ, हमने गुड सैमरिटन को डिफाइन किया है। मान लो यहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो अगर यहाँ पर उस एक्सीडेंट को कोई दूसरा व्यक्ति बचाता है तो उस दूसरे व्यक्ति को काफ़ी कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। सरकार लगभग 5,000 रुपीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाली है, ऐसा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, प्लस एक्सीडेंटल जो डेथ हो रही है उसको कम करने में काफ़ी हद तक मदद करेंगी। उसके साथ साथ बोला गया है हम लोग यहाँ पर हर बार, मतलब कोई भी व्यक्ति हर बार जब भी यहाँ पर किसी को बचाता है, एक्सीडेंटल डेथ से बचाता है, तो उसको 5,000 का सर्टिफिकेट तो मिलेगा। प्लस उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, साल में 10 हम लोग गुड सैमरिटन को चूज़ करेंगे कि 10 ये बेस्ट सैमरिटन निकल कर आए हैं और उनको 1,00,000 रुपये तक का ये अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, लोग यहाँ पर खींचेंगे, जो भी एक्सीडेंटल डेथ है उसको यहाँ पर बचाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी है कि देखो सिंपल सा बोल दिया गया है कि कोई भी एक्सीडेंट है तो आप लोग जाकर उसकी लाइफ को सेव करने की सबसे पहली बार सोचो, उसको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाओ, कोई आपसे पूछताछ नहीं होगी, ये भी यहाँ पर बता दिया गया है। तो आप फटाफट यहाँ पर हॉस्पिटल लेके जाओगे तो उससे काफ़ी हद तक बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। जो गुड सैमरिटन प्लान है ये ऑब्वियस ही बात है वर्क करेगा, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर काफ़ी कुछ वर्क कर सकता है, प्लस हम लोग एक्सीडेंटल डेथ के अंदर रिडक्शन कर सकते हैं। तो ये एक एडिटोरियल था जहाँ पर ये ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू थे, मैंने सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। उसके बाद एक आर्टिकल ये वाला एडिटोरियल था जिसमें बात करी गई थी सेंसिंग हीट को लेकर। अभी आपको मालूम है लगातार नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं। ठीक है, नोबेल प्राइज़ अभी फिलहाल सब में दे दिए गए, तो मेडिसिन की कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ दे दिया गया। उसके बाद आप कह सकते हो पीस की कैटेगरी में दे दिया गया, लिटरेचर की कैटेगरी में दे दिया गया, फिजिक्स की कैटेगरी में दे दिया गया, केमिस्ट्री की कैटेगरी में भी दे दिया गया है। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं मेडिसिन की कैटेगरी में, जो कि चर्चा में था। अब यहाँ पर आप कह सकते हो 2 व्यक्ति को ये नोबेल प्राइज़ मिला है, इसको हम लोग थोड़ा सा नोट्स की फॉर्म में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हर तरीके से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में 2 यूएस के बंदे हैं जिनको यहाँ पर यूएस बेस्ड साइंटिस्ट है जिनको ये अवार्ड मिला है। एक का नाम है डेविड जूलियस और दूसरे का नाम है आर्देम पैटापोशन। ये आप लोग को दोनों का नाम ध्यान रखना है। इनको अवार्ड मिला है साल 2021 का ये नोबेल प्राइज़। और नोबेल प्राइज़ कौन सी कैटेगरी में मिला है? फिजियोलॉजी या मेडिसिन की कैटेगरी में मिला है। अब आप कहोगे ये नोबेल प्राइज़ क्यों मिला? कुछ तो इन्होंने किया होगा। बिल्कुल, इन्होंने एक डिस्कवरी करी है। इन्होंने बताया है ह्यूमंस के अंदर, हमारी स्किन के अंदर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और उन रिसेप्टर्स की डिस्कवरी के दौरान यहाँ पर इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब आपका क्वेश्चन होगा ये रिसेप्टर क्या है? तो देखो 2 टाइप के रिसेप्टर हैं, अलग अलग रिसेप्टर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं। एक रिसेप्टर काम करता है टेम्परेचर का और एक रिसेप्टर काम करता है टच का। मतलब आपकी बॉडी जो भी टेम्परेचर महसूस कर रही है, गर्मी बढ़ रही है तो आपकी बॉडी को पता चल रहा है, ठंड बढ़ रही है तो आपकी बॉडी को पता चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग बिहेव करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो टेम्परेचर के बारे में आपको महसूस हो रहा है तो क्या है वो एक रिसेप्टर की वजह से हो रहा है जो कि आपके स्किन के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा यहाँ पर टच के बेसिस पर आपको देखने को मिलेगा, कोई आपको छू रहा है तो आपको पता चल रहा है। वो भी यहाँ पर क्यों पता चल रहा है? क्योंकि वो भी एक रिसेप्टर के डिस्कवरी करी गई है, वो भी रिसेप्टर आपके अंदर पाया जाता है जिसकी वजह से आप लोग को यहाँ पर ये पता चल रहा है। अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली टू द पॉइंट की कि ये रिसेप्टर कौन कौन से हैं। तो जो डेविड जूलियस हैं इन्होंने डिस्कवर किया है TRPV1 वाले रिसेप्टर को। ध्यान रखना है, इसका नाम क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। TRPV1 यहाँ पर ये रिसेप्टर है जिसको डेविड जूलियस ने फाउंड किया है। अब यहाँ पर ये एक हीटिंग सेंसर रिसेप्टर है, मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। कभी गर्मी होगी तो आपको पता चलेगा, ठंड होगी तो आपको पता चलेगा। ठीक है, आपकी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बिहेव करेगी, आप लोग को मालूम होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि मान लो अभी गर्मी चल रही है तो अभी हम लोग कम कपड़े पहन रहे हैं, अब ठंडी आएगी तो फिर क्या होगा, उसके लिए हम लोग को थोड़े से ज़्यादा कपड़े पहनने पड़ेंगे। अदरवाइज हम लोग अगर टेम्परेचर के हिसाब से बिहेव ना करें तो फिर इसमें इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। तब कैसे पता चलता है? ये एक रिसेप्टर की वजह से चलता है। और वो रिसेप्टर कौन सा है? वो है TRPV1 जिसकी खोज करी है डेविड जूलियस ने। इसी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला। उसी के बाद यहाँ पर दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है आर्देम पैटापोशन। ठीक है, अब यहाँ पर आप कह सकते हो आर्देम पैटापोशन ने डिस्कवर किया है दूसरे रिसेप्टर को और उस रिसेप्टर का नाम है पीजो 1। ठीक है, पीजो 1 को डिस्कवर किया गया। अब यहाँ पर आप कह सकते हो पीजो 1 का क्या काम है? पीजो 1 का काम यह है कि अगर आप लोग को कोई छूता है तो भी आप लोग को पता चल जाता है, कोई हग करता है तो आप लोग को पता चल जाता है। ठीक है, फील होता है एक, तो वो जो एक तरीके से रिसेप्टर है वो ये वाला रिसेप्टर काम करता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है। इसकी डिस्कवरी क्या, मैंने डिस्कवरी बता दिया कि किस प्रकार से जैसे जैसे आपके बॉडी में रिसेप्टर्स देखने को मिलेंगे उस प्रकार से आप लोग बिहेव करोगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो डिस्कवरीज का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी मैंने आप लोग को समझा दिया है। अब बात करते हैं नोबेल प्राइजेस के बारे में। तो देखो एग्जैक्टली यहाँ पर नोबेल प्राइज दिया गया है तो इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। देखो ये जो नोबेल प्राइज है ये किसके नाम पर रखा गया है? तो एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल साहब, इनके नाम पर रखा गया था। और लगभग 5 नोबेल प्राइज को बनाया गया 1895 में। वो 5 कैटेगरीज कौन कौन सी थी? केमिस्ट्री के फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में, पीस की फील्ड में, फिजिक्स और फिजियोलॉजी की फील्ड में। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में ये नोबेल प्राइज दिए जाते थे। फिर उसके बाद यहाँ पर एक नोबेल प्राइज और ऐड कर दिया गया इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में। नोबेल प्राइज की जो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी है उसके अंदर भी नोबेल प्राइज को ऐड किया गया, मतलब इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में भी नोबेल प्राइज को दिया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर उसी दिन ओपेड पेज पर एक आर्टिकल आया था ट्रेड मल्टीलैटरलिज्म करके। देखो ट्रेड मल्टीलैटरलिज्म को हम लोग कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको कवर कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने रोड एक्सीडेंट के बारे में कवर किया था। ठीक है, और उसी से रिगार्डिंग एक और आर्टिकल था। यहाँ पर ऑथर लिखते हैं कि जो रोड एक्सीडेंट्स है उसको आप लोग कम कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे कम कर सकते हो ये आपको बताना है, ये आपको ये ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है। सॉरी यार, काफ़ी हद तक मेरी मतलब कोल्ड भी हो रहा है क्या करूँ, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो ये आर्टिकल है बेसिकली आप देख पाओगे, इसके अंदर बताया गया बहुत सारे एक्सीडेंट्स हाल ही में देखने को मिले। 16 फरवरी को मध्य प्रदेश के अंदर एक बस क्रैश हुई। उसके बाद लगभग आप कह सकते हो इसके अंदर 51 लोगों की जान गई। उसके बाद और भी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट देखने को मिले। इससे 2 दिन पहले लगभग 14 लोगों की जान चली गई थी एक एक्सीडेंट में। उसके बाद यहाँ पर ये जो 14 लोगों की जान गई थी वो आंध्र प्रदेश के अंदर गई थी। फिर उसके बाद 18 पैसेंजर्स की और जान गई, कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। तो आप देख पाओगे लगातार बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से लोगों की लगातार जान जा रही है। तो इनको कम करना पड़ेगा। और एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी, इस डेटा का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये डेटा आप लोग एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हो। एक स्टडी कंडक्ट करी गई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के थ्रू। इन्होंने बताया
लगभग 1,51,113 पर्सनस जो हैं ये मारे गए हैं एक्सीडेंट्स की वजह से, ठीक है। और लगभग 4,51,361 इंजर्ड हुए हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। ये सारा डेटा साल 2019 का है, एक साल के अंदर ये हाल देखने को मिला। और आप कह सकते हो जो रोड एक्सीडेंट्स आज के टाइम पर काफ़ी हद तक इंक्रीज़ भी हो चुके हैं, ऐसा बताया गया है। और यहाँ पर मतलब छोटे छोटे एरियाज़ के अंदर हाईवेज़ पर ये रोड डेथ्स देखने को मिले हैं। उसके बाद जो हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, इन्होंने यहाँ पर बताया कि इंडिया जो है फैटेलिटी फिगर के अंदर टॉप कर रहा है, मतलब लोगों की जान ज़्यादा जा रही है एक्सीडेंट्स के अंदर। अगर हम बात करें, हर रोज़ 415 लोगों की जान जा रही है एक्सीडेंट्स की वजह से। ये आप देख पाओगे, एक बहुत बड़ा डेटा है। क्या यहाँ पर सभी स्टेट्स के अंदर ऐसा है? तो बिल्कुल नहीं। तमिलनाडु के अंदर ये बहुत कम देखने को मिलेगा। तमिलनाडु ने एक बहुत अच्छा रोड सेफ्टी इफेक्टिव मेजर्स को इंप्लीमेंट कर रखा है। तो हम लोग तमिलनाडु से कुछ सीख कर दूसरे स्टेट्स के अंदर वही तमिलनाडु वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपना सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने यहाँ रोड एक्सीडेंट्स को कम किया। उसके बाद यहाँ पर कुछ और चीज़ों के बारे में बात हो रही है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर यह भी बोला गया कि अभी क्या हो रहा है कि देखो जब भी स्पीड होती है हाईवेज़ के ऊपर, स्पीड जो होती है वो पहले 100 किलोमीटर आर की हुआ करती थी, लेकिन इस स्पीड की लिमिट को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। 120 किलोमीटर पर आर की स्पीड को कर दिया गया है हमारी सरकार के द्वारा। तो ये चीज़ ना कहीं गलत है। आप जो स्पीड थी उसको स्पीड को वही रहने देना चाहिए था, ठीक है। इसको स्पीड को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए था। ऐसा यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने भी इसको एक तरीके से जो ऑर्डर है इसको स्ट्रक डाउन किया था, ये आप लोग देख पाओगे। क्योंकि ओवर स्पीडिंग की वजह से भी जो डेथ होती है हमारी कंट्री में वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप कह सकते हो 66.7% एक्सीडेंट्स होती हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से हुई थी 2017 में, और 55.3% ये डेथ हुई थी ओवर स्पीडिंग की वजह से 2018 में, और 64.4% 2019 में डेथ हुई थी। तो लगातार ओवर स्पीडिंग की वजह से डेथ हो रही है और आप लोग स्पीड को और बढ़ा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं एक गलत चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसको आपको कम करना पड़ेगा। प्लस रोड्स के बराबर में बड़े बड़े हैजेस देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े यहाँ पर आपको डिवाइडर टाइप के देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ में गलत तरीके से फिटेड होते हैं जिसमें होता क्या है, कुछ दिखता नहीं है आमने सामने का। तो यहाँ पर क्या होता है, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। तो आपको यहाँ पर इन हैजेस को रिमूव करना होगा या फिर उनको सेटल करना होगा। कोई कुछ ज़्यादा ऊपर है तो उनको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा नीचे है तो उनको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, मतलब एक मीडियम लेवल पर लाना पड़ेगा। उसके बाद आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर आप लोग जो भी पुलिस और सिविक अथॉरिटीज़ है उनको अच्छे से उनका जो कोऑर्डिनेट एफर्ट है वो लगाना पड़ेगा। आपको ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, कौन कौन से एरियाज़ में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो, और उसके बाद वहाँ पर आप थोड़ा सा डेवलपमेंट करो। वहाँ पर जो पुलिस पर्सनल है वहाँ पर उनको डिप्लॉय करो कि पता चले लोगों को कि हाँ यहाँ पर एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर खड़े रहना चाहिए। पुलिस पर्सनल्स को एक तरीके से वहाँ पे स्पीड वगैरह लो रखो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखो जिसकी वजह से हम लोग एक्सीडेंट्स को कम से कम कर सकें, ये यहाँ पर बताया गया। उसके बाद यहाँ पर जो हाईवे है वहाँ पर आप लोग पुलिस पर्सनल को रख सकते हो, उनको ट्रेन कर सकते हो। और यहाँ पर जो एम्बुलेंस है वो हर 10 किलोमीटर में होनी चाहिए ताकि हम लोग जो भी लोगों की इंपॉर्टेंट लाइफ है उनको बचा सकें। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं, ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। उसके बाद एक आर्टिकल ये था, ये भी ज़बरदस्त आर्टिकल था। यहाँ पर बात हो रही है ट्रेड मल्टीलैटरलिज्म एट रिस्क। ट्रेड मल्टीलैटरलिज्म में एक बॉडी आती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में चर्चा हो रही है। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप में एक बहुत बेहतरीन एक बड़ी सी बॉडी देखने को मिलेगी जो कि हमारे दुनिया भर के ट्रेड को, व्यापार को रेगुलेट करती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम पर काफ़ी हद तक यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अभी आने वाले टाइम पर WTO की एक मिनिस्ट्रल मीटिंग होने वाली है, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने बताया। अगले महीने यहाँ पर जिनेवा के अंदर एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग के दौरान अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग अब यहाँ पर WTO को बचा सकते हैं। एक बार WTO के अंदर काफ़ी सारे क्राइसिस देखने को मिलेंगे। वो क्राइसिस क्या है आगे बताए गए हैं, प्लस इसका सोल्यूशन क्या है वो भी आगे बताया गया है। WTO को बनाया गया था 1995 में। आज के टाइम पर आप कह सकते हो WTO पूरे दुनिया भर के ट्रेड एंड रेगुलेशंस को कंट्रोल करता हुआ नजर आता है। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो है ट्रेड चलता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से क्या हो रहा है, यहाँ पर WTO के अंदर जो अमेरिका का इंटरेस्ट है वो काफ़ी हद तक कम होता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग देख पाओगे WTO को इतना ज़्यादा WTO के ऊपर जोर दिया नहीं, ना ही डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, ना ही प्रेसिडेंट जो बाइडन ने दिया। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये चीज़ें मैंशन करी गई हैं ऑथर साहब के द्वारा कि यहाँ पर WTO ने कुछ यहाँ पर ज़्यादा अमेरिका का इंटरेस्ट रिसीव किया नहीं है और इस बेसिस पर चाइना काफ़ी तक आगे निकलता हुआ नजर आया ट्रेड के मामले में। अगर हम बात करें ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर बोला गया WTO के अंदर क्या होता है, एक अपीलेट बॉडी होती है, ठीक है। एक अपीलेट बॉडी होती है जहाँ पर आप लोग कोई भी केस होता है जिसके लेकर आप अपील करते हो। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि WTO के जो भी डिस्प्यूट है, जो भी यहाँ पर विवाद होता है कहीं पर भी, तो उसका जो सेटलमेंट है वो अपीलेट बॉडी के अंदर होता है। लेकिन क्या है, अपीलेट बॉडी के अंदर वैकेंसीज लंबे समय से खाली पड़ी हैं।
आज के टाइम पर बहुत सारी वैकेंसीज खाली पड़ी है, लोगों को अपॉइंट ही नहीं किया जा रहा है और यूएस ने यहाँ पर इस अपॉइंटमेंट को ब्लॉक कर रखा है। यूरोपियन यूनियन ने अपना एक तरीके से अपना एक स्टेप बताया था कि आप लोग क्या कर सकते हो, इंटरिम अपीलेट आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म ला सकते हो, ये तरीका ला सकते हो, आप लोग यहाँ पर केस के डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि कोई सुनवाई नहीं हुई और यहाँ पर आप कह सकते हो अभी तक ऐसा का ऐसा ही है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। और डब्ल्यूटीओ के अंदर जो भी केसेस आते हैं, ऑब्वियस ही बात है जब यहाँ पर अपील करनी होगी तो केसेस की सुनवाई नहीं हो पाएगी, केसेस पेंडिंग पड़े रहेंगे। तो ये दिक्कत आज के टाइम पर डब्ल्यूटीओ के अंदर देखने को मिल रही है। चैलेंजेस क्या क्या है यहाँ पर, आपको 4 चैलेंजेस बताए गए ऑथर के द्वारा। एक चैलेंजेस यहाँ पर ये बताया गया, सबसे पहला आपने एमएसपी के रिगार्डिंग कोई सोल्यूशन नहीं दिया। आपको मालूम होगा डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर अमेरिका जैसी यहाँ पर जो कंट्रीज हैं या डब्ल्यूटीओ है, ये कभी भी एमएसपी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, एमएसपी को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फार्म लॉ से भी यहाँ पे कनेक्ट करूंगा मैं। देखो यहाँ पर क्या है, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया फार्मर्स को एमएसपी प्रोवाइड कर रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि फार्मर्स को इतना प्राइस तो मिलेगा और फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को क्रॉप्स उगा कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्रॉप्स उग कर आती हैं, हम लोग आज के टाइम पर इंडिया एग्रीकल्चर के मामले में लीड करता है। आपको मालूम होगा हमारी पोजीशन सेकंड, थर्ड, फर्स्ट इसी कैटेगरी में रहती है। एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट के मामले हम लोग बहुत तेज है, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट काफ़ी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी सब्सिडी मिल रही है, एमएसपी मिल रहा है, ये सब कुछ मिल रहा है। अब होता क्या है यहाँ पर, आप कह सकते हो कि जो डब्ल्यूटीओ है उसको ये बात तो अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ ये बोलता है कि कोई भी कंट्री किसी भी सेक्टर में लीड नहीं करेगी। अब जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया के हाथ में सब कुछ है, इंडिया बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है बहुत सारी कंट्रीज को, तो इंडिया को बोलता है डब्ल्यूटीओ कि आप लोगों ने एमएसपी प्रोवाइड करवा रखी है किसान लोगों को, ठीक है, उसकी वजह से आपके यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और आप लोग लीड कर रहे हो इस मामले में। तो डब्ल्यूटीओ यहाँ पर इस चीज़ को रोकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अमेरिका जैसी कंट्रीज भी यहाँ पर इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट में रहती हैं और आपको मालूम होगा इसी वजह से इंडिया आज के टाइम पर काफ़ी बीच में पिसता रहता है। क्यों? क्योंकि फार्मर्स की मांग है कि जो एमएसपी है वो कभी नहीं हटना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बिल्कुल ना हटे, जो किसान भाई है उनको एमएसपी मिलता रहना चाहिए। यहाँ पर इसी वजह से तो फार्म लॉस के रिगार्डिंग काफ़ी हद तक प्रोटेस्ट हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर डब्ल्यूटीओ क्या बोलता है, डब्ल्यूटीओ बोलता है कि एमएसपी हटना चाहिए। एमएसपी को सपोर्ट डब्ल्यूटीओ नहीं करता, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वो सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सपोर्ट करोगे तो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और जो है यहाँ पर इंडिया लीड करता रहेगा। तो ये मुद्दा देखने को मिलता है। तो सबसे पहली दिक्कत तो आपकी यही है कि आप लोग एमएसपी को लेकर काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, तो आपको इसके रिगार्डिंग एक सोल्यूशन लेकर आना पड़ेगा। देखो अभी तक कोई सोल्यूशन इसके बारे में मेंशन नहीं, तो सोल्यूशन लेकर आओ, उसकी वजह से आपको थोड़े बहुत जो क्राइसिस है वो कम हो गए। दूसरा, डब्ल्यूटीओ के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज और है कि डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स आज के टाइम पर डिसएग्री कर चुके हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट को लेकर। आपको मालूम होगा इंडिया और साउथ अफ्रीका ने मिलकर ट्रिप्स एग्रीमेंट को लेकर चर्चा करी थी। मान लो कुछ वैक्सीन है, ठीक है, यहाँ पर जॉनसन एंड जॉनसन कुछ इस प्रकार की वैक्सीन है जो कि यूएस ने बनाई है। यूएस ने वैक्सीन बनाकर क्या करा, उस पर पेटेंट राइट ले लिया कि अब हम लोग यहाँ पर ये वैक्सीन दूसरी कंट्रीज को बनाने नहीं देंगे। लेकिन इंडिया और साउथ अफ्रीका ने क्या बोला कि आप लोगों को ट्रिप्स एग्रीमेंट के ऊपर ये जो पेटेंट राइट्स है इसके ऊपर आपको थोड़ा सा छूट देना पड़ेगा। अगर आप छूट दोगे तो दुनिया भर में इस वैक्सीन को बनाया जा सकेगा, प्लस उसके बाद यहाँ पर सभी को वैक्सीन प्रोवाइड की जा सकेगी। लेकिन हुआ क्या है, इसके ऊपर भी काम नहीं किया गया, इसको भी यहाँ पर सपोर्ट कोई कर नहीं रहा है। तो एक दिक्कत ये देखने को मिल पाएगी, यहाँ पर भी चैलेंज आपको देखने को मिलेगा। तो डब्ल्यूटीओ को थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा। यहाँ पर डब्ल्यूटीओ को ये एक तरीके से छूट अडॉप्ट करनी चाहिए थी, बोलना चाहिए था हाँ बिल्कुल सही स्टेप ये इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा लिया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं मिला। दूसरा चैलेंज ये देखने को मिला। तीसरा चैलेंज अगर हम बात करें डब्ल्यूटीओ के अंदर, अगर हम बात करते हैं तो डब्ल्यूटीओ आज के टाइम पर सही से फोकस नहीं कर रहा है फिशिंग को लेकर। आज के टाइम पर क्या हो रहा है, फिशिंग का बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और डब्ल्यूटीओ ने एक साइन कर रखी है एक डील कि हम लोग जो भी इरेशनल सब्सिडीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे किसको, फिशिंग के लिए। और आप कह सकते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिशिंग का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। चाइना आज के टाइम पर फिशिंग के सेक्टर में काफ़ी आगे है, बहुत सारी फिश यहाँ पर ट्रेड करी जाती हैं। चाइना वन ऑफ द एक्सपोर्टर है फिश का, तो ये दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। फोर्थ आपको देखने को मिलेगा आज के टाइम पर और भी बहुत सारी बॉडीज़ निकल कर आ रही हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स निकल कर आ रहे हैं जो कि एक तरीके से यहाँ पर डब्ल्यूटीओ को मात देंगे। डब्ल्यूटीओ के अगेंस्ट में यहाँ पर बहुत सारे एग्रीमेंट्स निकल कर आए हैं, जैसे कि एक सीपीटीपीपी एग्रीमेंट जो कि काफ़ी चर्चा में है, चाइना और ताइवान के इशू को लेकर आपको मालूम होगा। कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये एग्रीमेंट है। उसके बाद दूसरा रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो गया। ये कंट्रीज आपस में मिलकर ग्रोथ कर रही हैं, आपस में मिलकर यहाँ पर ट्रेड का व्यापार कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे डब्ल्यूटीओ को काफ़ी हद तक इशू देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को एड्रेस करना पड़ेगा। डब्ल्यूटीओ को कुछ कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग, कुछ कंट्रीज़ की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा, उसके बेसिस पर यहाँ पर डब्ल्यूटीओ के अंदर सुधार आ सकता है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो ये हमने 7 तारीख के सारे एडिटोरियल्स कवर कर लिए जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डे पर।
तो गाइस फिर नेक्स्ट फ्राइडे था। फ्राइडे में हमने एडिटोरियल डिस्कस कर लिए थे। आपको मालूम होगा यहाँ पर हमने मलेरिया वैक्सीन के बारे में पढ़ा था कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर सपोर्ट किया है एक मलेरिया वैक्सीन को, और हमारे पास एक पहली मलेरिया वैक्सीन आ चुका है जिसका नाम है मॉस्क्योरेक्स। आपको मालूम होगा, इसको हमने डिस्कस कर लिया था। एग्रीकल्चर वाले एरिया को हमने इन सारे आर्टिकल्स को डिस्कस कर लिया था हमने, कब? फ्राइडे में, ठीक है। उसके बाद हमने एक आर्टिकल डिस्कस करना था, ये वाला आर्टिकल हमने डिस्कस नहीं किया था। अब इस आर्टिकल में क्या बोला गया है? स्ट्रॉन्गर एट द ग्रास रूट। अब इस आर्टिकल में बोला गया कि देखो जो पंचायती राज होता है, देखो पंचायती राज सिस्टम है आज के टाइम पर, उसने काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया है कोविड-19 को टैकल करने के लिए। कैसे कैसे? तो इस आर्टिकल में ऑथर ने समझाया है। पंचायती राज पहली बार अडॉप्ट किया गया था कहाँ, किसके द्वारा? नागपुर के अंदर अडॉप्ट किया गया था, राजस्थान में, ठीक है। सॉरी, नागौर के अंदर यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था, राजस्थान के अंदर, ठीक है। अक्टूबर 2 को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया 1959 में। फिर उसके बाद ये लगातार बढ़ता रहा। आज के टाइम पर लगभग 2,60,512 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि लगभग रिप्रेजेंट करते हैं 31 लाख इलेक्टेड मेंबर्स को, ठीक है, जो कि हमारे पूरे इंडिया के देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक डेटा आप लोग अपने पास रख सकते हो, इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी यहाँ पर पंचायती राज को लेकर कुछ चीज़ें आएंगी। बोला गया सरकार बहुत सारे कैंपेन चला रही है। पीपल्स प्लान कैंपेन हो गया, वाब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड हो गया। इन सब की वजह से क्या हुआ है? पंचायती राज सिस्टम आज के टाइम पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। अगर हम बात करें तो देखो बहुत सारे डिजास्टर्स होते हैं। अर्थक्वेक डिजास्टर यहाँ पर कुछ अलग है, हम अर्थक्वेक जो भूकंप वगैरह है वो लगातार देखने को मिलता है। लेकिन कोविड-19 एक अनयूजुअल क्राइसिस है। कोविड-19 हम लोगों को एक मतलब बहुत सारे लोगों के तो जीवन में पहली बार कुछ इस प्रकार का यह वायरस देखने को मिला होगा, ठीक है। एक अनयूजुअल क्राइसिस है। लंबे समय तक यहाँ पर इन्होंने पीपल को काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट किया है। बड़े लंबे लंबे लॉकडाउन्स लगे हैं और उसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप कह सकते हो पैंडेमिक के काफ़ी बुरे महीने निकल कर निकले हैं, उनमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अपना। इन्होंने यहाँ पर क्या करा है? रिस्क को काफ़ी हद तक कम किया है, प्लस यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मदद करी है, बहुत सारे लोगों की मदद करी है कि लोग जो है काफ़ी तेज़ी से रिकवर कर जाएं। तो इन चीज़ों में काफ़ी हद तक हेल्प करी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने। इन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम किया। रेगुलेटरी और वेलफेयरी फंक्शंस दोनों यहाँ पर इन्होंने अपनाए हैं। प्लस उसके बाद बोला गया पूरे कंट्री में लॉकडाउन लगा था, उस समय इन्होंने बहुत कुछ काम किया, जैसे कि इन्होंने कंटेनमेंट जोन्स बनाए, ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट किया, प्लस उसके बाद बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया कि कहाँ कहाँ पर क्वारंटीन करना है लोगों को, कहाँ कहाँ पर नहीं करना है। फूड हम लोग कैसे लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हैं, जो माइग्रेंट्स थे उनको कैसे इनकम दे सकते हैं, लोगों के ऊपर पूरी तरह से फोकस किया गया, लोगों के वेलफेयर के ऊपर फोकस किया गया यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के थ्रू। तो मतलब ग्राउंड लेवल पर भी काफ़ी अच्छे से वर्क हुआ है। ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा भी यहाँ पर इसी प्रकार से काम कर रहा था। और अगर पैंडेमिक के टाइम पर बात करें तो ग्राम सभा ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपनाया है। कोविड-19 के नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को पालन करते हुए यहाँ पर बहुत कुछ काम किया। जो भी आशा वर्कर्स है उनका रेगुलर इंगेजमेंट रखा। प्लस उसके बाद आप कह सकते हो कि लगातार यहाँ पर इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट करता रहा गया, लगातार पैसा लगाते रहे, और लगातार यहाँ पर आप कह सकते हो कोविड का जो एक तरीके से क्राइसिस है, कोविड का जो एक तरीके से बुरा असर था, उसको कम करते रहे। उसके बाद बात करते हैं एक कैपेसिटी की। यहाँ पर बात हो रही है योकोहोमा स्ट्रेटजी के बारे में। योकोहोमा स्ट्रेटजी एक आप कह सकते हो स्ट्रेटजी है जो कि यहाँ पर जापान की है। जापान के अंदर बहुत सारे क्राइसिस आते रहते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर्स को मैनेज करने के लिए ही जापान के अंदर एक स्ट्रेटजी है जिसको नाम दिया गया है योकोहोमा स्ट्रेटजी, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो इसको अप्लाई गया। ये यहाँ पर फोकस रखा जाता है कि हम लोग डिज़ास्टर को रोक सकें, डिज़ास्टर को कम कर सकें, और हम लोग तैयार रहें किसी भी डिज़ास्टर से लड़ने के लिए। तो ये फोकस भी हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा रखा गया। प्लस उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट चैप्टर्स हैं, यहाँ पर बोला गया ऑथर के द्वारा कि देखो आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर एक चीज़ और कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, इन्होंने कोविड-19 में करके दिखाया है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर है वो इस एक्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। इनके एक्ट के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर डाल दो, और डिजास्टर को कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं, डिजास्टर को कैसे टैकल करने की प्लानिंग कर सकते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर इनको सिखाई जाए, जिससे हम लोग आगे और बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे। ये इसके अंदर बताया गया। प्लस उसके बाद यहाँ पर और भी आप कह सकते हो जो वेरियस इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमाइज करे गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो एक तरीके से यहाँ पर एक मतलब जो भी फाइनेंशियली रेजिलेंस कम्युनिटी बनाई जाए, ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे। उसके बाद बोला गया
यहाँ पर आप लोग जब लोगों को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाओगे, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाओगे, तो इससे क्या होगा, एक फाइनेंशियली रेजिलियंस जो एक तरीके से कम्युनिटी है वो बनकर निकल कर आएगी। ठीक है, उसका यहाँ पे बोला गया आपको यहाँ पर इंडिविजुअल जो मेंबर्स हैं उनका रोल देखना पड़ेगा, प्लस उसको उनको लोगों को आपको नेसेसरी स्किल्स देनी पड़ेंगी। जो भी इंपॉर्टेंट स्किल्स है आप लोग उन लोगों को दे सकते हो, और उससे भी आप लोग डिजास्टर को कम से कम कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन रखना पड़ेगा, जो कम्युनिटी है वो यहाँ पर फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन रख सकती है और उनको रखना भी चाहिए। इससे क्या होगा, हम लोग कम्युनिटी डिजास्टर फंड बना पाएंगे, और यहाँ पर कोई भी ऐसा डिजास्टर आता है तो इस फंड का इस्तेमाल करके उस डिजास्टर के रिगार्डिंग हम लोग रिलीफ पा सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर बोला गया, ग्राउंड लेवल पर काम करा जाए तो ये भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोग वर्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फ्राइडे में ही एक और एडिटोरियल था, बेसिकली एक इंटरव्यू पेज है। इंटरव्यू में यहाँ पर दो लोगों का इंटरव्यू हुआ है, इनका इंटरव्यू आप लोग पढ़ सकते हो, कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस आर्टिकल को हम लोग अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर आपको मालूम होगा बैड बैंक के बारे में चर्चा हुई है। क्या बैड बैंक वाकई में इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को अच्छा करेगा? आपको मालूम होगा हाल ही में जो बैड बैंक है बेसिकली, इसके लिए सरकार ने काफ़ी सारा अमाउंट अनाउंस किया है कि हम लोग काफ़ी सारा अमाउंट लगाने के बाद क्या करेंगे, बैड बैंक को एस्टेब्लिश करेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, जो बैड बैंक के ऊपर जो यहाँ पर बैंकों के ऊपर आज के टाइम पर काफ़ी सारा लोन चढ़ा हुआ है, ठीक है, उनको कम से कम किया जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं टू द पॉइंट बात करने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोग आर्टिकल में जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो जो न्यू बैड बैंक स्ट्रक्चर है, आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट है। न्यूज़ में क्या होता है आपको मालूम होगा, हाल ही में हमारी सरकार ने लगभग 30,600 करोड़, ध्यान रखना 30,600 करोड़ रुपए यहाँ पे अप्रूव करे हैं कि ये पैसा हम लोग किसको देंगे, ये पैसा हम लोग देंगे NARCL को, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को। ठीक है, NARCL क्या करेगा, ये लोन की रिकवरी करेगा। अभी क्या होगा, NARCL क्या है, IDRCL क्या है, सब कुछ डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। तो अभी 30,600 करोड़ रुपए NARCL को दिए हैं, ये यहाँ पर इस पैसे का इस्तेमाल करेगा और एसेट को रिकवर करने में मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट है ये हमारे बजट में ही लाया गया था। अब आपको दो तीन चीज़ें समझनी होंगी। सबसे पहली बात समझना होगा बैड बैंक क्या होता है, और उसके बाद आपको समझना होगा एनपीए क्या होता है, तब आप लोग चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। पहले हम लोग बात करते हैं एनपीए की। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। होता क्या है, आज के टाइम पर जो भी हमारे बैंकिंग सिस्टम है, जो भी हमारे बैंक है, वो कैसे चल रहा है, वो यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन देते हैं। लोन देने के बाद उनसे हायर इंटरेस्ट लेते हैं और उसके बेसिस पर लोन चल रहा है। जो आप हो, आप क्या करते हो, हम जो कस्टमर है, हम लोग पैसा बैंक में जमा करते हैं कि बैंक हमें इंटरेस्ट देगा, हमें लगभग 6 से 7 से 8% इंटरेस्ट देगा। बिल्कुल इसी वजह से पैसा हम लोग यहाँ पर बैंक में उठा के डालते हैं। बैंक क्या करता है, ये सारा पैसा उठाकर इंडस्ट्रियलिस्ट को दे देता है और उसके बेसिस पर यहाँ पर 10 से 12% का इंटरेस्ट चार्ज करता है। आपको 7% देने के बाद जो बीच का बचा कुचा फायदा है वो बैंक उठा लेता है। ठीक है, जिसके बेसिस पर बैंक चलता है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी एनपीए के क्राइसिस आते हैं। एनपीए क्राइसिस मतलब एक इंडस्ट्रियलिस्ट को बैंक ने लोन दिया, बहुत ज़्यादा 100 करोड़ रुपए का लोन दे दिया, और लोन लेकर वो इंडस्ट्रियलिस्ट डूब गया। उसने इंडस्ट्री लगाई थी, सब कुछ मामला डूब गया। अब ये बैंक को वापस से पैसा नहीं दे पा रहा है। अब बैंक को वापस से पैसा नहीं आएगा तो बैंक यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा, एनपीए क्राइसिस के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पैसा वापस नहीं आया, इसको हम लोग बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग इंटरेस्ट। ठीक है, सॉरी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ना ही लोन आया बैंक के पास, ना ही कोई इंटरेस्ट आया, कुछ भी नहीं आया, तो ये एनपीए के अंदर क्लियर हो जाता है। तो ऐसे आज के टाइम पर एनपीए क्राइसिस बहुत सारे देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े फ्रॉडस्टर ने यहाँ पर पैसा लेकर भागे हैं, आपको मालूम होगा। तो होगा क्या, अब यहाँ पर आप कह सकते हो जो ये एनपीए है, इसी को कम करने के लिए बैड बैंक को एस्टेब्लिश किया गया है। यहाँ पर जो बैड बैंक होगा ये क्या करेगा, इस एनपीए को कम करेगा। एनपीए को कैसे कम करेगा, इसको हम लोग देखेंगे आगे। अब यहाँ पर एनपीए को कैसे कम किया जाएगा, उसको समझने से पहले एक और चीज़ आपको समझना होगा। बैंक क्या करता है, बैंक जब भी आपको लोन देंगे, मान लो आप बैंक जाओगे लोन लेने के लिए, तो बैंक से जब आप लोन लोगे तो बैंक क्या करेगा, उसके बदले में आपकी एक सिक्योरिटी रख लेगा। मान लो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने 100 करोड़ रुपए का लोन लिया, तो उसके बदले में यहाँ पर काफ़ी कुछ एक तरीके से एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास रखा जाएगा। बैंक यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट रखवाएगा उससे कि भाई तुम्हारे पास है क्या सामान जिससे मैं आपको ये पैसा दे सकूं, एज अ सिक्योरिटी आप कुछ रख दो 100 करोड़ रुपए का अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर वो व्यक्ति करेगा क्या करेगा, अपनी गाड़ी, लैंड, जो भी बंगला है, सब कुछ यहाँ पर अपना रख देगा। तो यहाँ पर बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी सामान रखा हुआ है, एसेट रखा हुआ है उस व्यक्ति का, तो ये आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, अब इसी एसेट का इस्तेमाल के हम लोग बैंक की रिकवरी करेंगे। कैसे, तो ये देखते रहो आगे। अब यहाँ पर क्या है, देखो बैड बैंक क्या होता है आपको समझ में आ गया। बैड बैंक, और इसका नाम तो बैड बैंक है लेकिन काम अच्छा है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
बैड बैंक और बैंक अलग है। बैड बैंक के अंदर कोई भी आप मतलब इसका काम अलग है। जो बैंक होते हैं वो जो नॉर्मल बैंक है वो काम अलग है, जहाँ पर आप लोग पैसा डिपॉजिट करते हो, ये सारे बैंक होते हैं, नॉर्मल बैंक्स होते हैं। लेकिन बैड बैंक के अंदर आप कोई पैसा वैसा डिपॉजिट नहीं करते हो। बैड बैंक सिर्फ हेल्प करेगा हमारे बैंकिंग स्ट्रक्चर की। बैड बैंक को और अच्छे से याद रखने के लिए आप लोग ध्यान रख सकते हो, बैड बैंक को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं NARCL प्लस IDRCL, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हो, NARCL प्लस IDRCL इज इक्वल्स टू बैड बैंक। NARCL की फुल फॉर्म आपको मालूम चली गया है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। ये हो गया NARCL। और IDRCL क्या होता है? IDRCL होता है इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। आप दोनों को ध्यान रखना है, इन दोनों को मिलाकर बैड बैंक बनता है। अब आपका क्वेश्चन होगा ये हम लोग अमाउंट कैसे रिकवर करेंगे? तो आप लोग को ध्यान देना है, मान लो बैंक का अमाउंट है, बैंक का एक तरीके से बैंक के पास NPO जनरेट हुआ है, बैंक के पास लोन जो है वापस से नहीं आया है, ठीक है। जो भी लोन प्रोवाइड किया था बैंक ने वो वापस से नहीं आया है। मान लो हम लोग बात कर लेते हैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति की, मान लो ये है A पर्सन, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप कहोगे बैड बैंक हमने इसलिए तो बनाया कि हम लोग इस लोन का रिकवर करेंगे, तो क्या होगा? बैड बैंक के अंदर मैंने आपको बताया एक बॉडी है NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये क्या करेगा? बैंक से, ठीक है, मान ध्यान से सुनना, बैंक से क्या करेगा? यहाँ पर परचेज कर लेगा इनका NPA, इनका जो लोन है वो परचेज कर लेगा, NPA परचेज कर लेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे मैंने आपको बताया था, किसी व्यक्ति ने लोन लिया था बैंक से, लोन लिया था तो इसके बदले में बैंक के पास सिक्योरिटी रखी थी, कुछ ना कुछ रखा था, ठीक है। तो क्या करेगा? NARCL वही एसेट को खरीद लेगा, जो एसेट रखा है बैंक के पास उसी एसेट को NARCL खरीद लेगा, और एसेट खरीदने के बाद जो 15% अमाउंट है वो बैंक को दे देगा। अब कहोगे 15% देगा बस, बाकी 85% कौन देगा? तो बिल्कुल वो भी देगा, लेकिन NARCL पहले तो 15% देगा, और एसेट को लेने के बाद, ध्यान से सुनना, इस एसेट को लेने के बाद यहाँ पर NARCL के साथ साथ मैंने आपको बताया था IDRCL भी है, ठीक है। IDRCL और NARCL को मिलाकर बैड बैंक बनता है। तो NARCL क्या करेगा? बैंकों से एसेट को खरीद लेगा, बैंकों से एसेट को खरीद लेगा और 15% हाथों हाथ अमाउंट दे देगा बैंक को। और फिर जो ये एसेट आया है NARCL के पास, ये क्या करेगा? तो ये जो एसेट है वो IDRCL क्या करेगा? IDRCL यहाँ पर इसको बेच देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, एसेट जो बैड बैंक के पास आ चुका है, इसी NARCL वाले एसेट को IDRCL क्या करेगा? बेच देगा। मैंने आपको बताया ना, दोनों बैड बैंक के अंदर आते हैं, NARCL भी और IDRCL भी दोनों बैड बैंक के अंदर में आते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? NARCL बैंक से एसेट को परचेज करेगा, और इसी का जो IDRCL दूसरा पार्ट है ये इस एसेट को बेच देगा। एसेट को बेचने के बाद जो भी अमाउंट आएगा इनके पास, अब जो भी अमाउंट आएगा उसमें से 85% यहाँ पर दे देंगे किसको? जो भी हमारा बैंक है उसको, ठीक है, क्योंकि बैंक को 15% शुरू में दे चुके हैं, अब 85% देकर मामला बिल्कुल शुद्ध कर देंगे और बैंक का लोन भी रिकवर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखा गया है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आप कहोगे कि इनको क्या फायदा होगा बैड बैंक को? तो बैड बैंक यहाँ पर रिकवर ज़्यादा भी कर सकते हैं। बैड बैंक अगर थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट रिकवर करेंगे तो जो सरप्लस अमाउंट होगा वो अपने पास रख लेंगे, तो इससे इनको भी फायदा होता हुआ नजर आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे अब हम सर चलते हैं उस वाले अमाउंट पर। NARCL को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है और इसको 30,600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये क्यों दिए गए हैं? क्योंकि यहाँ पर ये क्या करेगा? बैंकों से एसेट को परचेज करेगा, बैंकों से एसेट परचेज करेगा, 15% यहाँ पर सबको देगा और उनसे एसेट खरीदेगा। इसी वजह से यहाँ पर ये अमाउंट दिया गया है इसको, ठीक है। तो आप लोग को इसके बारे में ध्यान रखना है। आई होप आपको ये बैड बैंक का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ चुका है। क्या है NARCL, क्या है IDRCL, 30,600 करोड़ रुपए की बात हो रही है, 15% की बात हो रही है। जो भी यहाँ पर टॉपिक है, मेन मुद्दा है, वो मैंने आपको समझा दिया है। आप क्रक्स इसके बारे में पढ़ सकते हो। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डे के एडिटोरियल पर। नेक्स्ट आपको मालूम होगा कल सैटरडे था, कल भी एडिटोरियल्स आए थे। तो मैंने तो यहाँ पर ये एडिटोरियल पढ़ा है, ये बिल्कुल बेकार एडिटोरियल है, इसको आप लोग मत पढ़ना, बिल्कुल भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा अलग है, हम लोग उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसको आप प्रॉपरली स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है। एक ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट था कल भी, आप लोग देख पाओगे। तो हाँ, बिल्कुल खास एडिटोरियल एक ही इंपॉर्टेंट था, हाँ 2 इंपॉर्टेंट थे। एक ये भी इंपॉर्टेंट था, केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ के बारे में चर्चा हो रही है, 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे। और सैटरडे में क्या होता है, नेक्स्ट पेज पर कोई आर्टिकल आता नहीं है, ग्राउंड जीरो का पेपर आता है, ग्राउंड जीरो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कल जो ये वाला आर्टिकल था, पहला एडिटोरियल था, ये बात करता है क्रीम टर्न के ऊपर। ये मतलब क्या है? देखो, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी हम लोगों ने देखा बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट काफ़ी हद तक क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले ही लगभग काफ़ी सारे लोगों की जान गई है, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लगभग आप कह सकते हो पिछले 6 दिनों के अंदर लगभग 7 लोगों की, 7 सिविलियंस की जान गई है श्रीनगर के अंदर।
यह किसने मारा है? तो यहाँ पर मारने के पीछे रेजिस्टेंस फ्रंट है। रेजिस्टेंस फ्रंट यहाँ पर बोला जाता है एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान बेस्ड लश्कर ए तैयबा का, ठीक है। तो इसी के थ्रू यहाँ पर मारा गया सिविलियंस को। और किन किन को मारा गया है? जो सिविलियंस मारे गए उनके अंदर लोकल मुस्लिम्स भी हैं, प्लस हिंदूज भी हैं, और सिख माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ भी हैं। हिंदू पंडित और सिख माइनॉरिटी कंपनीज भी हैं, कम्युनिटीज़ भी हैं, प्लस यहाँ पर लोकल मुस्लिम्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लोकल मुस्लिम्स को ट्रेटर्स बोला गया। ट्रेटर्स मतलब कहीं ना कहीं ये हिंदूज को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, तो इन लोगों को मारा गया है रेजिस्टेंस फ्रंट के द्वारा। तो आप कह सकते हो आज के टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिले। अब यहाँ पर जब लोगों को मारा गया उसमें से यहाँ पर एक व्यक्ति मक्खन लाल बिंद्रू भी थे। अब यहाँ पर मक्खन लाल बिंद्रू आपको मालूम होगा वो ऐसे व्यक्ति थे जब यहाँ पर 1990s में कश्मीरी पंडित एक्सोडस हुआ था, मतलब कश्मीरी पंडित को यहाँ पर भगाया गया कश्मीर से, ठीक है। तो यहाँ पर ये थे, ये डटे रहे, ये लड़ते रहे। तो आप कह सकते हो कि ये इनको भी मार दिया गया है अब यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कह सकते हो जिन भी लोगों को मारा गया है उनके लिए अलग अलग वर्ड इस्तेमाल किया गया। RSS-2 इस्तेमाल किया गया, पुलिस इन्फॉर्मर इस्तेमाल किया गया, ट्रेटर बोला गया। इन सब विक्टिम्स को यहाँ पर अलग अलग नाम से बोला गया है। तो आप लोग देख सकते हो कश्मीरी पंडित यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो कि पहले रिटर्न हो रहे थे, आज के टाइम पर सरकार सेफ्टी प्रोवाइड करवा रही थी कि कश्मीरी पंडित वापस से रिटर्न हो। कश्मीरी पंडित वापस से रिटर्न हो रहे थे कश्मीर में, लेकिन अब वापस से ये क्राइसिस देखने के बाद लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि वापस से ये 1990s का कश्मीरी पंडित एक्सोडस हम लोग को देखने को मिल सकता है। कश्मीरी पंडित को वापस से निकालने की साजिश रची जा रही है, जो भी यहाँ पर आतंकवादी हैं इनके द्वारा। अब क्यों ऐसा माना जा रहा है? देखो ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हद तक डेवलपमेंट वगैरह आपको देखने को मिलेगा, और ये आतंकवादी चाहते नहीं है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो। प्लस यहाँ पर लोग काफ़ी हद तक सपोर्ट में आ चुके हैं, प्लस मुस्लिम्स काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। लोग अब यहाँ पर ज़्यादा दंगा हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर टेरिटरी बहुत आराम से रहने वाली है, ऐसा यहाँ पर इनको शांति पच नहीं रही, और इसके बाद यहाँ पर ये आतंकवादी इस प्रकार के हमले देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर बोला गया कि ऐसे बहुत सारे क्राइसिस और भी देखने को मिले हैं। आपको मालूम होगा ऐसे बहुत सारे वायलेंस और भी हुए हैं। एक हुआ था यहाँ पर वंधामा मैसेकर। वंधामा मैसेकर हुआ था जब 23 पंडित्स को यहाँ पर मारा गया था। उसके बाद एक हुआ था चित सिंहपुरा, ठीक है, एक मैसेकर हुआ था 1998 में। यहाँ पर भी लगभग 35 लोगों को मारा गया था, ठीक है। आप लोग देख पाओगे अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पर मारा गया है, अलग अलग मैसेकर देखने को मिले हैं। इनके पीछे का रीज़न यह है कि लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, लोग वहाँ पर शांति से रह रहे हैं, लोग वहाँ पर चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुस्लिम्स वहाँ पर हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि अब जब ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है तो ये चीज़ ऑब्वियस ही बात है पचेगी नहीं किसी को भी। तो यहाँ पर इसी वजह से आतंकवादी संगठन ये सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जैसे जैसे ये सब चीज़ें हुई हैं, इसके बेसिस पर जो हमारी सरकार है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रही है कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनको हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, आप लोग यहाँ पर कश्मीर में रहो, प्रोटेक्शन हम लोग देंगे। तो ये फोकस रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मुद्दा यह है कि क्या कश्मीरी पंडित वापस से एक्सोडस हम लोग को देखने को मिलेगा, क्या ये वापस से निकलेंगे? तो ऐसा यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस है कि नहीं होगा। सरकार यहाँ पर बहुत कुछ प्रोवाइड करवाने वाली है, सरकार बहुत सारी स्कीम्स चला रही है जिसके थ्रू कश्मीरी पंडित वापस से लौटे थे, और यहाँ पर हम लोग फोकस रखेंगे अब इनकी सिक्योरिटी के ऊपर। तो ये इस आर्टिकल के अंदर बताया गया। प्लस उसके बाद बोला गया, देखो इस साल अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग की जान गई है, लगभग 28 सिविलियंस की जान गई है, 22 यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल की जान गई है लगातार। लेकिन अगर हम फिर भी कंपेयर करें पिछले कुछ सालों में तो कश्मीर के अंदर फिर भी बहुत कम लोग की जान गई है इस साल, ठीक है। अगर हम इसे कंपेयर करें 2014-15 लगातार 2011-12 से अगर कंपेरिजन करें तो इस बार बहुत ज़्यादा कम लोगों की जान गई है, बहुत सारे कम लोगों को मारा गया है। पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पर आप देख पाओगे ये चीज़ें काफ़ी हद तक कम होती हुई नजर आई हैं। आने वाले टाइम पर हम लोग इसको पूरी तरह से खत्म करने के ऊपर हमारा ये फोकस रहने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर इस आर्टिकल में बताई गई थी, एग्जाम के लिए कुछ डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप लोग यहाँ पर एक आइडिया ले सकते हो उसके बारे में। अब यहाँ पर आर्टिकल में इस नेक्स्ट आर्टिकल में बात हो रही है नोबेल प्राइज़ के बारे में। ये केमिस्ट्री की फील्ड में दिया गया है, और देखो यहाँ पर केमिस्ट्री की फील्ड में दिया गया है। इस वजह से मैं यहाँ पर क्यों नहीं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पर मैं सारे नोबेल प्राइज़ कवर करूँगा, एक केमिस्ट्री की फील्ड में, फिजिक्स की फील्ड में, ठीक है, पीस, लिटरेचर, सभी एक वीडियो में लगभग यहाँ पे 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाने वाला हूँ। उसके अंदर सारे नोबेल प्राइज़ में क्लियर कर दूंगा, सारे नोबेल प्राइज़ में कवर कर दूंगा। सो डोंट वरी, आपके पास वो वीडियो आ जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। और यहाँ पर आपको मालूम होगा सितंबर के महीने का जो हमारा मंथली कंपाइलेशन है वो भी आएगा। सितंबर के महीने का करंट अफेयर मैंने पीपीटीज वगैरह रेडी कर लिए हैं, लेकिन आइज़ के इशू की वजह से उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, उसके मंथली कंपाइलेशन को भी मैं लेकर आने वाला हूँ, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा सितंबर के पूरे महीने का। कुछ दिन में वेट कर लो, मैं रिकॉर्ड करूँगा और वो उसको अभी अपलोड कर दूंगा। उसके बाद आपका ये नोबेल प्राइज़ वाला भी एक वीडियो अपलोड हो जाएगा, जहाँ पर आपको सारी चीज़ों की क्रिस्टल क्लैरिटी मिल जाएगी। क्रिस्टल क्लैरिटी अभी भी सब चीज़ों की होगी, हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ आप लोग को पढ़ा रखा है, एडिटोरियल पर आया था, हमने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है। उसके बाद पीस का भी पढ़ रखा है, हमने सारे जितने भी नोबेल प्राइज़ आए हमने
सारे ही डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। आपको मालूम होगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस वाला हमने लास्ट जो डिस्कस किया था वो लास्ट है, तो सब कुछ हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। यहाँ पर इस आर्टिकल का मैं आप लोगों को एक और ओवरव्यू देने वाला हूँ एक वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में। ओके, तो गाइज यहाँ पर जो हमारा पेंडिंग बैकलॉग था वो भी खत्म हो चुका है अब। आई होप आपको यहाँ पर सारे एडिटोरियल्स भी क्लियर हो चुके हैं, जो भी हमारा पिछला मामला था वो सब क्लियर हो चुका है। और यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है, मंडे से हम लोग वापस से अपनी वापस बैक एनर्जी के साथ आने वाले हैं, और साथ ही साथ कल से आपको वैसा क्या वैसा जैसा हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस चलता था वैसा मिलने वाला है। कुछ इशूज़ की वजह से आज देर हो गया है, और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। इतना ज़्यादा आपने पेशेंस रखा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और आज हमने फाइनली सारा बैकलॉग पूरा कर लिया है। और हाँ, एक चीज़ और कि आज जो है प्रीलिम्स का पेपर है, सभी लोगों को फिर से बेस्ट ऑफ लक। और प्रीलिम्स का पेपर होने के बाद क्या होगा, मैं एक पूरा का पूरा एनालिसिस, पेपर बेस्ड एनालिसिस अपलोड कर दूंगा, सॉल्यूशंस अपलोड कर दूंगा। काफ़ी हद तक देखेंगे हम लोग यहाँ पर कितनी कितनी चीज़ें किस प्रकार से पूछी गई हैं, उसको थोड़ा सा एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, तो गाइज इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।